So, welcome back to all of you. So, we are discussing our chapter, The Hegemony of America in the Contemporary World. As you know very well, some of the topic will come of this American hegemony in the unit 2. अर्लियर दिस चैप्टर वाज कम्प्लीटली डिलीटेड. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पूरी तरह से डिलीटेड था ये चैप्टर, और उसके बाद जो कुछ एक टॉपिक इस चैप्टर के जो है वो चैप्टर 2 के अंदर या जो है यूनिट 2 के अंदर जो है वो ऐड कर दिए गए. तो हम उसी टॉपिक्स को या उन्हीं बातों को डिस्कस कर रहे हैं. तो कहते हैं क्लिंटन दौर. अभी आपने पीछे देखा कि जॉर्ज बुश के टाइम में किस तरह से इराक ने जो था वो कुवैत को अपने कब्जे में कर लिया था, और किस तरह से ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाकर फर्स्ट गल्फ़ वार जिसको कहा गया, जिसे कंप्यूटर वॉर भी कहा गया, अमेरिका ने स्मार्ट बम्बों का प्रयोग किया, और इस तरह से यूएनओ के कहने पर जो था वो इराक से कुवैत को आज़ाद करवा लिया गया था. युद्ध जो था वो 1990 में, मतलब 1990 में इराक ने कुवैत के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था. आगे हम देखते हैं कि प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जैफरसन बिल क्लिंटन राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए. यानी कि देखिए कि फर्स्ट गल्फ़ वॉर जीतने के बावजूद भी जो जॉर्ज बुश थे 1992 में, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के एक कैंडिडेट थे, इलेक्शन में अपने अगेंस्ट में जो खड़े थे विलियम जैफरसन बिल क्लिंटन जो से उसे इलेक्शनों में हार गए. क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपने चुनाव प्रचार का निशाना बनाया. यानी कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी की जगह जो डोमेस्टिक पॉलिसी थी उसे अपने चुनाव का निशाना बनाया था. यही इलेक्शन का इशू था. बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह वे 8 साल तक राष्ट्रपति पद पर रहे. क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक ही सीमित कर लिया. यानी कि डोमेस्टिक इशू है, मतलब क्लिंटन दौर को हम कहेंगे कि अमेरिका ने अपने आप को जो था वो डोमेस्टिक इश्यूज़ तक ही कंट्रोल कर लिया था. विश्व के मामलों में उसकी भरपूर संलग्नता नहीं थी. यानी कि जो वट एवर वाज हैपनिंग इन टू द वर्ल्ड, अमेरिका वाज नॉट इंटरफेयरिंग इन दोज एंड अमेरिका वाज नॉट टेकिंग पार्ट इन दोज थिंग्स. विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ क्लिंटन सरकार ने जो था वो मिलिट्री पावर और डिफेंस, कंट्री के जो डिफेंस सिस्टम था उसकी जगह कंट्री के इंटरनल मैटर जो थे, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन जिसको आप देखोगे, यानी कि क्लाइमेट चेंज, और ट्रेड जैसे जो वर्ल्ड ट्रेड के जैसे इश्यूज़ थे, इनके ऊपर अपने आप को सेंटर कर लिया था. यानी कि अब अगर हम बात करें तो पूछा जाएगा अभी क्लिंटन का जो डोमेस्टिक पॉलिसी जो अपनाई गई थी उनमें किन मुद्दों के ऊपर ज़्यादा चर्चा किया गया, तो आप उसमें बता सकते हो कि दैट वाज चेंज ऑफ क्लाइमेट और वर्ल्ड ट्रेड जैसे जो इशू थे उसको जो था उसमें ध्यान दिया गया. बहरहाल क्लिंटन के दौर में अमेरिका जब तब फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा. इस तरह की एक बड़ी घटना 1999 में हुई. अपने प्रांत कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बानिया लोगों को आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की. यानी कि अब यहाँ एक बात जो है वो 1999 में हुई. अपने ही एरिया कोसोवो में यूगोस्लाविया ने, यानी कि यूगोस्लाविया एक देश है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, उसका एक प्रांत है जिसका नाम है कोसोवो, ने अल्बानिया एक जाति के लोग हैं, उनको कुचलने के लिए, यानी कि उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए एक सैन्य कार्रवाई की. कोसोवो में अल्बानिया लोगों की बहुलता है, यानी कि मेजॉरिटी में जो है अल्बानिया लोग रहते हैं. इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लाविया क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी की. स्लोबोदान मिलोसेविक की सरकार गिर गई और कोसोवो पर नाटो की सेना का कब्जा हो गया. क्लिंटन के दौर में दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई, ये तो पहली कार्रवाई है, कई बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आता है कि क्लिंटन के दौर में किस तरह की जो सैनिक कार्रवाई जो थी वो की गई थी, तो आप इस तरह के लिखेंगे. तो पहली जो थी वो 1999 में हुई, जो कि यूगोस्लाविया के कोसोवो प्रांत में अल्बानियन लोगों के आंदोलन को कुचलने पर हुई. और दूसरी जो थी वो आप देखेंगे यहाँ पर कि कोसोवो पर क्लिंटन के दौर में दूसरी जो सबसे बड़ी कार्रवाई जो थी वो नायरोबी केन्या और दार ए सलाम तंजानिया, ध्यान दीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ यहाँ पे भी, नायरोबी केन्या के अंदर जगह है नायरोबी, और दार ए सलाम जो जगह है वो तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर
बमबारी के जवाब में 1998 में हुई। यानी कि जो दूसरी घटना जो थी वो 1998 में हुई थी, जिसमें कि 2 जगहें बताई गई हैं। एक तो केन्या में नैरोबी है और दूसरा तंजानिया में दार ए सलाम जगहों पर अमेरिकन जो दूतावास थे, यानी कि जो अपने एजेंट, सीक्रेट एजेंट जो वहाँ रहते हैं, जहाँ पे वो राजदूत और दूतावास बनाए गए होते हैं, उसके जवाब में 1998 में हुई। इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल कायदा को इस बमबारी का जिम्मेवार ठहराया गया। यानी कि इस जो अमेरिकन दूतावासों के ऊपर जो बॉम्बिंग की गई थी, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो एक इस्लामी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि नाम अल कायदा है, वही इसके लिए जिम्मेवार था। इस बमबारी में कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफिनाइट, याद रख लीजिएगा, जो ऑपरेशन चलाया गया तंजानिया के अंदर या दार ए सलाम में जो ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन इनफिनाइट रीच का आदेश दिया गया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफ़गानिस्तान, यानी कि सूडान और अफ़गानिस्तान के अल कायदा ठिकानों पर कई बार क्रूज़ मिसाइलें से हमला किया। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेना या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह भी नहीं की। अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। इस तरह से शो करते कि किस तरह से अमेरिका ने बिना जो यूएनओ की परमिशन के जो था ऑपरेशन इनफिनाइट रीच को अंजाम दिया, किस तरह से आपने देखा, और अफ़गानिस्तान और सूडान जैसे इलाकों पर उसने क्रूज़ मिसाइलों से हमले किए, आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसने किसी भी तरह से संयुक्त संघ से अनुमति लेना भी यहाँ पे ठीक नहीं समझा, और इंटरनेशनल जो लाज बने, कानून बने, उसको भी परवाह नहीं की। तो अमेरिका इस युद्ध को जो था वो अपने आपके डोमेस्टिक युद्ध के साथ जोड़कर देखता है। सो आगे देखते हैं क्या हुआ था। आगे बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो इवेंट था 9/11, जिसको कि 9/11 की घटना कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये 11 सितंबर को हुई थी। 11 सितंबर 2001 की ये घटना है। अमेरिका के अंदर एक ट्रेंड है कि वहाँ पे जो मंथ होता है उसे पहले लिखा जाता है और डेट बाद में लिखी जाती है। तो 9/11 की घटना जो इसे बोला जाता है, कहता है 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी जो प्लेन थे उन पर कब्जा कर लिया। जो अपहरणकर्ता जो हाईजैकर होते हैं उसको बोलते हैं। जो हाईजैकर थे, इन विमानों को अमेरिका की 2 इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग्स थी उनमें सीध में उड़ा कर ले गए, और 2 विमान जो थे वो न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 बिल्डिंगें थी से उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। और जो तीसरा विमान था, याद रखिएगा कि 4 विमानों को जो था वो हाईजैकर ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। 2 जो थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बड़ी बिल्डिंग थी उनके साथ टकराए, जो कि उत्तर और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान जो था वो वर्जीनिया में स्थित पेंटागन से टकराया। अब पेंटागन क्या चीज़ है? पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, यानी कि अमेरिकी जो डिफेंस सिस्टम का जो मेन हेडक्वार्टर जो है वो पेंटागन के अंदर है। और चौथे विमान को अमेरिका के कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था जी, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेतों में जाकर गिरा। यानी कि चौथा विमान जो था वो आप कह सकते हो कि कांग्रेस की जो इमारत थी, जिसको व्हाइट हाउस कह सकते हैं, वहाँ भी इसको टकराना था, लेकिन वो जो था वो पेंसिल्वेनिया के खेतों में जाकर गिरा। इस हमले को 9/11 कहा जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखाने का चलन है, इसीलिए इसे 9/11 जो है वो कहा जाता है, लेकिन भारत में इसे 11/9 लिखा जाएगा। अब देखिए आगे की हम बात करते हैं। इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 जैसी घटनाओं से की। 1814 में ब्रिटेन के वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी, यानी कि अब जो अमेरिका में रहने वाले लोग थे उन्होंने अपने ऊपर इस अटैक को जो था वो 2 घटनाओं से जोड़ा। 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी, और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। याद रख लीजिएगा ये दोनों डेट्स को ही, 1814 में और 1941 में क्या हुआ था। 1941 में
जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। जहां तक जान माल का हानि का सवाल है तो अमेरिकी ज़मीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1776 में एक देश बना था, तब से उसने इतना बड़ा हमला कभी नहीं झेला था। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फ़ौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिक पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति H.W. बुश के पुत्र थे, यानी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे अब देश के राष्ट्रपति बन चुके थे। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध ने अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। अब आप देख सकते हो कि अमेरिका के जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे उन्होंने अब इस 9/11 के अगेंस्ट में जो ऑपरेशन चलाया उसे एक ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहा गया था। यह अभियान भी उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्यतः निशाना अल-कायदा और अफ़गानिस्तान के तालिबान शासकों को बनाया गया। तालिबान के शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अल-कायदा का अवशेष अब भी सक्रिय है। 9/11 की घटना के बाद से अब इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए हैं। इनकी सक्रियता इस बात से स्पष्ट हो जाती है। अमेरिका सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोग ने उनके बारे में उनकी सरकारों को भी जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतनामो बे है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा प्राप्त है और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों ने भी इन बंदियों को मिलने से अनुमति नहीं दी गई। तो इस तरह से देखे आपने कि जो अमेरिका के 9/11 की घटना जो 2001 में हुई और किस तरह से अमेरिका ने उसके ऊपर जो था उसके अगेंस्ट में जो कार्रवाई की आपने देखा। और ये उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। क्लिंटन के दौर में भी 2 घटनाएं हुई। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में ये घटना हुई और इस ऑपरेशन को जो था वो भी एक नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन को जो था वो एक आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो था वो नाम दिया गया था। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरह से इराक पर अटैक हुआ जो कि 2003 में हुआ था और इस ऑपरेशन को भी जो था वो इराकी फ्रीडम के नाम से दिया गया। एक उससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से 1990 में इराक ने कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया था और अब 2003 में अमेरिका के ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में हम आगे पढ़ते हैं।